नाउ दिस इज यूरेथ्रा एंड पेनिस। यूरेथ्रा देखते हैं पहले। यूरेथ्रा इज, इसके एनाटॉमी क्या है कि पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, उसके बाद बल्बर यूरेथ्रा होता है, फिर पिनाइल यूरेथ्रा होता है। डिस्टल यूरेथ्रा में बल्बर और पिनाइल यूरेथ्रा आता है। बल्बर और मेम्ब्रेनस को सेपरेट करने वाला एक डायफ्राम होता है जिसको बोलते हैं यूरोजेनेटल डायफ्राम, ठीक है। और उससे पहले जो भी उसको प्रोक्सिमल यूरेथ्रा बोलते हैं, यानी प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस को। फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है 3 से 4 सेंटीमीटर का। मेल यूरेथ्रा जो होता है वो 18 से 21 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा छोटा है तो इसमें ट्रोमा का रिस्क भी कम होता है, लेकिन यूटीआई का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा अबव द यूरोजेनेटल डायफ्राम is the proximal urethra, membranous and prostatic urethra. The membranous urethra pierces the urogenital diaphragm. The part of the urethra below the urogenital diaphragm is the distal urethra. Bulbar urethra is the most common site for urethral trauma. सबसे ज़्यादा ट्रॉमा होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं बल्बर यूरेथ्रा पे। वेरियोमोंटेनम क्या होता है? इट इज़ द रेज्ड पोर्शन डिस्टल टू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद एक पोर्शन होता है रेज्ड पोर्शन, जैसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, इसके बाद एक स्वेल्ड पोर्शन, रेज्ड पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं वेरियोमोंटेनम। और इसके बाद फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। एंड दिस वेरियोमोंटेनम इज़ द डिस्टल लिमिट ऑफ TURP प्रोसीजर। जो हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी वगैरह में या फिर प्रोस्टेट कैंसर में जो टर्प प्रोसीजर करते हैं, उसकी डिस्टल लिमिट ये पॉइंट होता है वेरियोमोंटेनम। इसके बाद अगर करेंगे तो पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके एंटीरियरली इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। लॉन्गेस्ट पोर्शन पेनाइल यूरेथ्रा होता है और शॉर्टेस्ट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। नैरोवेस्ट पोर्शन होता है एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। और मोस्ट डिस्टेंसिबल रहता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंट हो सकता है। और लीस्ट डिस्टेंसिबल और शॉर्टेस्ट पोर्शन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। एनाटॉमी ऑफ द पीनिस, सबसे बाहर स्किन होती है और डोर्सली स्किन के नीचे चारों तरफ होता है सुपरफिशियल और डार्टोस फेशिया। तो स्किन देन डार्टोस फेशिया, और डोर्सली डार्टोस फेशिया के नीचे होती है सुपरफिशियल डोर्सल वेन, ठीक है। और उसके नीचे फिर चारों तरफ होता है डीप और बॉक्स फेशिया। सुपरफिशियल डार्टोस फेशिया, फिर सुपरफिशियल डोर्सल वेन, फिर डीप और बॉक्स फेशिया। उसके नीचे होती है फिर डीप डोर्सल वेन, ठीक है। 2 डोर्सल वेन होती हैं, सुपरफिशियल और डीप। और डीप डोर्सल वेन के दोनों साइड में ही होती हैं डोर्सल आर्टरी और डोर्सल नर्व। और उसके नीचे फिर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि कवर करती है कॉर्पोरा कैवर्नोसम को। 2 कॉर्पोरस कैवर्नोसम होते हैं। कॉर्पोरस कैवर्नोसम के सेंटर में होती है डीप आर्टरी जो कि सप्लाई करती है कैवर्नोसम को। नीचे होता है वेंट्रली कॉर्पस स्पंजियोसम जिसके सेंटर में यूरेथ्रा होता है। सो स्किन, सुपरफिशियल डार्टोस फेशिया, देन एरियोलर टिश्यू बिटवीन द 2 फेशियाज, then the deep or box fascia, then tunica albuginea covering the corpus cavernosum. If tunica albuginea अगर रप्चर कर जाए ना कोइटस के दौरान, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द पीनिस। इरेक्टाइल टिश्यू होता है कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल कॉर्पस स्पंजियोसम with urethra passing through it and 2 corpora cavernosa with blood supply by deep artery. फाइमोसिस क्या होता है? फाइमोसिस इज इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द स्किन, स्किन को रिट्रैक्ट ना कर पाना। फिजियोलॉजिकल एडिशंस बन जाते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल एडिशंस नॉर्मली बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं फोरस्किन और ग्लांस के बीच में, लेकिन वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं बाय 2 years ऑफ एज। और 6 साल तक परसिस्ट कर सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, लेकिन 6 साल के बाद तो ये फोरस्किन जो है वो अलग हो जाती है पूरी तरह ग्लैंस से। सिम्प्टोमेटिक फाइमोसिस में क्या होता है? बलूनिंग ऑफ द फोरस्किन वाइल पासिंग यूरिन, यूरिन पास करते टाइम पे ये जो स्किन होगी फोरस्किन, इसमें बलूनिंग होगी। या फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं शाफ्ट के और ग्लांस के, यानी बेलानोपोस्थाइटिस हो रहा है, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, देन दिस इज सिम्प्टोमेटिक फाइमोसिस। मैनेजमेंट क्या होगी? सर्कमसिजन। सर्कमसिजन की इंडिकेशंस क्या होते हैं? या तो सिम्प्टोमेटिक फाइमोसिस पेशेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है, कोई भी एज हो, अगर सिम्प्टोमेटिक फाइमोसिस पेशेंट है तो सर्कमसिजन करते हैं। अगर फाइमोसिस परसिस्ट कर रहा है बियॉन्ड 6 years तो फिर सर्कमसिजन करते हैं। रिलीजियस रीजन्स की वजह से कर सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स में। रेडियोथेरेपी के लिए अगर पिनाइल कैंसर है तो उसमें रेडियोथेरेपी देने के लिए हम फोरस्किन को सर्कमस्काइज करते हैं। कैसे करते हैं? परफ्यूज इज हेल्ड, परफ्यूज को होल्ड करते हैं आर्टरी फोर्सेप्स से, ठीक है, और जेंटल स्ट्रेच लगाते हैं।
फिर एक स्मॉल इंसिजन दिया जाता है डोर्सली अप टू कोरोना तक। देन अंडर सरफेस ऑफ द प्रीप्यूस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स, और फिर सर्कमफरेंशियल इंसिजन देते हैं और परप्यूशियल स्किन जो है उसको कट कर देते हैं। दिस इज द कन्वेंशनल सर्कमसिजन। इट कैन बी डन बट नाउअडेज प्लास्टिबल टेक्निक इज यूज्ड फॉर सर्कमसिजन। प्लास्टिबल और गोंको क्लैंप और स्टेपलर्स आर यूज्ड। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सर्कमसिजन सर्जरी की? हेमरेज हो सकती है, अगर जो फ्रेन्युलर आर्टरी है वो इंजर हो जाए, या इन्फेक्शन हो सकता है, या कोरडी हो सकता है, डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पीनिस जो है वो डाउनवर्ड बेंड कर सकता है सर्जरी के बाद। पैराफाइमोसिस क्या होता है? अगर फोरस्किन जो है वो कोरोना से पीछे ही, ग्लांस से पीछे ही स्टक हो जाए और कंस्ट्रक्शन रिंग बना ले, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगी। ग्लिसरीन या फिर ज़ाइलोकेन जेली का यूज़ करके वापस से बेटर करेंगे, बेटरिंग बैक द फोरस्किन, वापस से फोरस्किन को आगे लेके आने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ ग्लिसरीन और ज़ाइलोकेन जेली। या फिर पंक्चर कर सकते हैं स्वोलन फोरस्किन जो है उसको पंक्चर करके इडेमा फ्लूइड को रिलीव कर देंगे। या फिर डोर्सल स्लिट सर्जरी कर सकते हैं, डोर्सल स्लिट सर्जरी फॉर पैराफाइमोसिस। देन हाइपोस्पेडियास क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल यूरोजेनिटल एनोमली। 1 in 450 लाइव बर्ड्स ऑफ मेल्स, उसमें हाइपोस्पेडियास देखने को मिलता है। यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो वेंट्रली प्लेस्ड है। नॉर्मली तो आगे टिप पे होती है ग्लांस के, लेकिन अगर वेंट्रली है ओपनिंग तो उसको हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। एंड इट कैन बी एसोसिएटेड विद माइक्रोपीनिस एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस, उसमें ये एसोसिएटेड रह सकता है। टाइप्स होते हैं, जैसे अगर एंटीरियर है डिस्टल टाइप्स, और कुछ प्रॉक्सिमल टाइप्स होते हैं, और कुछ मिडल टाइप्स होते हैं। एंटीरियर में अगर ग्लैनुलर है, मतलब ग्लैंस पे ही है, जो नेचुरल ओपनिंग होती है उसके थोड़ा नीचे। फिर कोरोनल है, यानी पोस्टीरियर टिप ऑफ द ग्लैंस, ठीक है। उसके बाद फिर मिडल में डिस्टल पिनाइल या फिर मिड शाफ्ट हो सकता है, और पोस्टीरियर में प्रॉक्सिमल पिनाइल या स्क्रेटो पिनाइल या पिनोस्क्रोटल या फिर स्क्रोटल या फिर पेरिनियल। ग्लैनुलर टाइप इज द मोस्ट कॉमन एंड माइल्डेस्ट टाइप एंड इज जस्ट बिलो द नॉर्मल पिनाइल ओपनिंग। कोरोनल और सब कोरोनल टाइप इज देयर मोर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियस जो होते हैं ना, उनमें ज़्यादा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। दीज हैव बेटर प्रोग्नोसिस द एंटीरियर वंस एंड द पोस्टीरियर वंस हैव अ बैड प्रोग्नोसिस। पेरिनियल टाइप इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्टेड स्ट्रीम ऑफ यूरिन, नीचे से यूरिन पास आउट होगा। डिफिकल्टी होगी इंटरकोर्स में, और मेल इनफर्टिलिटी विल बी प्रेजेंट। ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी कोर्डी मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग इरेक्शन, तो नीचे ओपनिंग्स होने के कारण कोर्डी देखा जाता है, डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग इरेक्शन। मोर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियस जितना होगा उतना ज़्यादा ही डाउनवर्ड बेंडिंग होगी, उतना ज़्यादा ही कोर्डी होगा। प्रोप्यूस विल बी हुडेड प्रोप्यूस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग इज वेंट्रली प्लेस्ड। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सर्जरी से। सर्कमसिजन नहीं करेंगे इन पेशेंट में, क्योंकि सर्कमसिजन कर दिया तो फोरस्किन चली जाएगी, और इन पेशेंट्स में फोरस्किन का यूज़ होता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं सर्जरी में तो फोरस्किन इज यूज्ड देयर, सर्कमसिजन इज नॉट डन। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी 4 स्टेप्स करते हैं: ऑर्थोप्लास्टी, यूरेथ्रोप्लास्टी, ग्लैनुलोप्लास्टी और स्किन कवर। ऑर्थोप्लास्टी में जो बेंड है ना उसको करेक्ट करते हैं, यानी कोर्डी करेक्शन करा जाता है। यूरेथ्रोप्लास्टी में जो अबनॉर्मल ट्यूब है यूरेथ्रा की, जिसमें काफ़ी सारे ओपनिंग्स हैं, उसमें सिर्फ एक एंटीरियर यूरेथ्रल ओपनिंग को रखा जाना है और ट्यूबुलराइज कर देना है यूरेथ्रा को। सो रीपोजिशन द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड ट्यूबुलराइज द यूरेथ्रोप्लास्टी। देन ग्लैनुलोप्लास्टी इज डन एंड स्किन कवर इज डन विद द हेल्प ऑफ फोरस्किन। बेस्ट टाइम होगा सर्जरी का हाइपोस्पेडियस में 6 से 12 महीने ऑफ एज, ठीक है। 18 महीने के बाद बिल्कुल नहीं करते सर्जरी, क्यों? क्योंकि 18 महीने के बाद बच्चा जो है वो जेनेटली अवेयर हो जाता है, मतलब वो जेंटल अवेयरनेस आ जाती है उसमें। उसके बाद अगर करेंगे तो द चाइल्ड मे परसीव द सर्जरी एज जेनेटल म्यूटिलेशन, तो उसके पहले ही करते हैं। सो अ मेल चाइल्ड डेवलप्स जेनेटल अवेयरनेस बाय 18 months of age. Any surgery done after that age may be perceived by the child as genital mutilation. Hence, surgery must be done before child attains the 18 months of age. Surgeries for distal hypospadias and proximal hypospadias, कुछ नेम्ड सर्जरीज होती हैं। डिस्टल हाइपोस्पेडियास के लिए मस्टार्डी और मैथ्यू सर्जरी सिंगल स्टेज सर्जरी है। मिड हाइपोस्पेडियास में स्नोडग्रास और टिप सर्जरी है, ट्यूबुलराइज्ड इंसाइज्ड प्लेट रिपेयर
एंड इट कैन बी अ सिंगल और 2 स्टेज रिपेयर। लेकिन प्रॉक्सिमल हाइपोस्पैडियास में 2 स्टेज प्रोसीजर करनी होती है, जिसका नाम होता है थिर्श ड्यूप्ले या डेनिस ब्राउन सर्जरी। थिर्श ड्यूप्ले डेनिस ब्राउन, टिप एंड स्नोडग्रास फॉर मिड एंड मस्टार्डी मैथ्यू फॉर डिस्टल। हाइपोस्पैडियास का रिपेयर करते टाइम हम फोलेज कैथेटर का पुट करते हैं और फिर यूरेथ्रा जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं इस कैथेटर के अराउंड, फोलेज कैथेटर के अराउंड। सो फोलेज कैथेटर इज पास्ड, उसके अराउंड हम यूरेथ्रा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग इज मेड, देन द ग्लांस एंड स्किन कवर आर रिकंस्ट्रक्टेड। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी हाइपोस्पैडियस सर्जरी की? हेमरेज हो सकती है, इन्फेक्शन, कोर्डी कैन रिकर, यूरेथ्रोक्यूटेनियस फिस्टुला बन सकता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर बन सकता है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। देन व्हाट इज एक्टोपिया वेसिके? जब ब्लैडर बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट हो, ऑल्सो नोन एज ब्लैडर एक्सट्रोफी, मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ एपिस्पैडियस। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बिलो द एम्बिलिकस इज डेफिशिएंट, जिसके कारण ब्लैडर एंड यूरिन ड्रिबलिंग कैन बी डायरेक्टली सीन। प्यूबिक डायस्टेसिस, प्यूबिक बोन्स आर फार अपार्ट, जिसको बोलते हैं प्यूबिक डायस्टेसिस। इसको करेक्ट करने के लिए इलियाक ओस्टियोटमी करा जा सकता है। सो प्यूबिक डायस्टेसिस इज प्रेजेंट, प्यूबिक बोन्स आर फार अपार्ट, एंड फॉर इट्स करेक्शन इलियाक ओस्टियोटमी कैन बी डन। इन मेल्स अनडिसेंडेड टेस्टिस विल बी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, विद एक्टोपिया वेसिके, एंड इन फीमेल्स बाइफिड क्लिटोरिस विल बी एसोसिएटेड। बोथ कैन हैव congenital inguinal hernias can be there. Multiple stage surgeries are required and it has a bad prognosis. What is urethral trauma? How can it happen? Proximal urethra जो है यानी प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसमें यूरेथ्रल ट्रोमा कैसे होता है? मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा इज थ्रू पेल्विक फ्रैक्चर्स। अगर पेल्विक फ्रैक्चर्स हो गए हैं और इन फ्रैक्चर्स के बाद प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा कैन बी डैमेज्ड, इंजर्ड। उसके साथ ही डीप पेरिनियल ट्रोमा भी देखने को मिल सकता, डीप पेरिनियल हेमेटोमा कैन बी सीन, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल वॉल में देखने को मिलता है और अपर वन थर्ड थाई से ऊपर होता है, ठीक है। फेशियल लाटा अटैच होता है क्योंकि वहाँ पे उससे ऊपर ही हेमेटोमा देखने को मिलता है इन केस ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर। वर्मोटन साइन इज सीन, हाई राइडिंग प्रोस्टेट और फ्लोटिंग प्रोस्टेट ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे वर्मोटन साइन विच इज हाई राइडिंग प्रोस्टेट और फ्लोटिंग प्रोस्टेट। डिस्टल यूरेथ्रा की इंजरी यानी बल्बर यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ डिस्टल यूरेथ्रा इज स्ट्रैडल इंजरी। मान लो हॉर्स राइडर है, जंप करने के कारण डायरेक्ट हिट टू द पीनस और व्हेन द यूरेथ्रा गेट्स कंप्रेस्ड बिटवीन हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे जॉकी जो है वो फॉल करता है ऑन द सैडल ऑफ द हॉर्स आफ्टर जंपिंग वाइल राइडिंग, ठीक है। पेशेंट कैन हैव बटरफ्लाई हेमेटोमा देखने को मिलता है, सुपरफिशियल हेमेटोमा। तो डिस्टल यूरेथ्रा में बटरफ्लाई हेमेटोमा या सुपरफिशियल हेमेटोमा देखने को मिलता है और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा की इंजरी में डीप पेरिनियल हेमेटोमा देखने को मिलता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द पीनिस एंड स्क्रोटम बटरफ्लाई हेमेटोमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अगर बल्बर यूरेथ्रा इंजरी है और पिनाइल यूरेथ्रा की इंजरी है, देन देयर विल बी इनएबिलिटी टू पास द यूरिन एंड देयर विल बी ब्लड एट द टिप ऑफ द मेटस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो रहेगी वो कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राम रहेगा, यानी रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम RGU, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करेंगे, यूरेथ्रल ट्रोमा हमें दिखेगा। जैसे ये है प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसके डिस्टली प्रेजेंट है बल्बर यूरेथ्रा। तो बल्बर यूरेथ्रा इंजरी में एक्सट्रावेजेशन ऑफ डाई हो रहा है RGU में। बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइट गेटिंग इंजर्ड। इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी वेट एंड वॉच, इफ एसिम्प्टोमेटिक एंड ब्लैडर इज नॉट फुल, वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कर देंगे और ब्लैडर अगर भरा हुआ है यूरिन से और यूरिन पास आउट हो नहीं रहा, ठीक है, तो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। फोलेज कैथेटर इज नॉट यूज्ड, फोलेज कैथेटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिर जो टीयर है, पार्शियल टीयर है, वो फुल टीयर में कन्वर्ट हो सकता है और ज़्यादा वर्सन हो सकती है सिचुएशन। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगी? अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसे इस केस में प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके लिए हम अगर पार्शियल स्ट्रक्चर है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है या फिर शॉर्ट स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी या फिर विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर जो है उसको 12 o'clock पोजीशन पे कट कर दिया जाता है। बट इट इज़ डन फॉर शॉर्ट और इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स एज अ गाइड वायर नीड्स टू बी पास्ड थ्रू इट, ठीक है, गाइड वायर पास करना होता है, इसलिए इनकम्प्लीट या शॉर्ट स्ट्रक्चर हो तभी काम करेगी ये प्रोसीजर, विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी। दूसरा प्रोसीजर स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, दैट इज एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कैन बी डन फॉर शॉर्ट सेगमेंट्स
एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, अगर कंप्लीट शॉर्ट सेगमेंट है तो फिर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कैन बी डन, ठीक है। और अब्जॉर्बेबल सूचर्स आर यूज्ड फॉर एनास्टोमोसिस। यूरेथ्रोप्लास्टी करनी पड़ेगी अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर सेगमेंट है तो, और ग्राफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली बक्कल म्यूकोसा का ग्राफ्ट लेते हैं जिसको बोलते हैं बारबाग्लीज टेक्निक, बारबाग्लीज टेक्निक ऑफ यूरेथ्रोप्लास्टी इन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। पिनाइल फोरस्किन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द बक्कल म्यूकोसा। बक्कल म्यूकोसा यूज़ करेंगे तो बारबाग्लीज टेक्निक बोलेंगे। तो ये है एंड टू एंड एनास्टोमोसिस और ये है ग्राफ्ट फॉर यूरेथ्रोप्लास्टी। फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द पेनिस, ये कब होता है? जब ट्यूनिका रप्चर हो जाए ड्यू टू ट्रॉमा टू द पेनिस while erect during intercourse. Clinical features will be popping sound is heard and penis becomes flaccid after it. Injury to the corpora and tear in the tunica albuginea. Hematoma is present. Eggplant deformity, मतलब एगप्लांट होता है बैंगन, बैंगन, ठीक है, तो पेनिस का बैंगन बन जाता है एक तरह से। मैनेज्ड बाय इवैक्यूएटिंग द हेमाटोमा, हेमाटोमा को इवैक्यूएट करेंगे और रिपेयर करेंगे ट्यूनिका को और कॉर्पोरा को रिपेयर कर देंगे। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स क्या होती हैं? ये वाल्व्स होती हैं यूरेथ्रा के अंदर जो कि यूरिन को अच्छे से पास आउट नहीं होने दे रही। सो कॉन्जेनिटल एनोमली होती है मेल्स में, वन वे वाल्व्स बन जाती हैं विच डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू पास यूरिन, ठीक है। यंग्स क्लासिफिकेशन होती है टाइप्स में, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 में विच इज़ द मोस्ट कॉमन, इट अकर्स व्हेन टू म्यूकोसल फोल्ड्स एक्सटेंड एंट्रो इंफीरियरली फ्रॉम बॉटम ऑफ द वेरियोमोंटेनम एंड फ्यूज एंटीरियरली एट अ लोअर लेवल। सो वेरियोमोंटेनम से अगर दो म्यूकोसल फोल्ड्स आके एंट्रो इंफीरियरली आके फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 इज़ रेयर, जिसमें म्यूकोसल फोल्ड जो हैं वो पोस्ट्रोलेटरल यूरेथ्रल वाल्व से स्टार्ट होते हैं, अलॉन्ग उसके अलॉन्ग जाते हैं, फ्रॉम यूरेट्रिक ओरिफिस से स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर ब्लैडर में ही यूरेट्रिक ओरिफिस जो है वहाँ से स्टार्ट होके नीचे फिर ब्लैडर को क्रॉस करके फिर वेरियोमोंटेनम तक ये म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं पोस्ट्रोलेटरल यूरेथ्रल वाल्व पे, ये रेयर होता है। टाइप 3 स्कोप्स कॉलर टाइप ऑफ वाल्व्स, इसमें सर्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है सेंट्रल ओपनिंग में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। सो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग में ही सर्कुलर डायफ्राम बना हुआ है, जिसमें मतलब उस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है उसके ल्यूमन के अंदर ही सर्कुलर डायफ्राम है जिसमें एक सेंट्रल ओपनिंग है छोटी सी, ठीक है। सो लोकेटेड बिलो द वेरियोमोंटेनम एंड अकर्स ड्यू टू abnormal canalization of the urogenital membrane, abnormal canalization of the urogenital membrane, ठीक है। कोब्स कॉलर इसको बोलते हैं, टाइप 3। क्लिनिकल फीचर्स विल बी रिकरेंट यूटीआई एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायग्नोसिस विल बी प्रीनेटल यूएसजी, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड पे हमें दिख जाएगा अगर वैल्व्स बनी हुई हैं। की होल डिफेक्ट दिखेगा, की होल डिफेक्ट। मैनेजमेंट विल बी एंडोस्कोपिक फलग्रेशन, फलग्रेशन का मतलब होता है टू बर्न अबनॉर्मल टिश्यू। सो अगर मान लो ये डायफ्राम है, सर्कुलर डायफ्राम, कोब्स कॉलर, इसको हम बर्न कर देंगे एंडोस्कोपी की हेल्प से। देन व्हाट इज पेरोनीज डिजीज? पेरोनीज डिजीज इज कैल्सिफिक डिपोजिशन इन द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है उसमें कैल्सिफिक डिपोजिशन होने के कारण पीनिस जो है वो बेंड कर जाता है। इट इज़ इडियोपैथिक, जो रीजंस जो होते हैं वो इडियोपैथिक रीजन से हो सकता है, ट्रोमा से हो सकता है, या फिर IgG4 मीडिएटेड डिजीज़ के कारण कैल्सिफिक डिपोजिशन हो सकती है। IgG4 मीडिएटेड डिजीज़ जैसे रीडल्स थायरॉइडाइटिस और फाइब्रोजिंग पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, थायराइड की डिजीज़ और पैंक्रियाज की डिजीज़, रीडल्स थायरॉइडाइटिस एंड फाइब्रोजिंग पैंक्रियाटाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स विल बी पेनिस विल बेंड टुवर्ड्स द साइड ऑफ द प्लाक। मान लो यहाँ पे प्लाक है तो इसी साइड बेंड हो गया, सो अपवर्ड्स प्लाक है तो अपवर्ड्स बेंड हो गया। Bend is more visible when the penis is erect. Sometimes calcific plaques can be felt. Investigation of choice होगी CT MRI, ठीक है, CT स्कैन या फिर MRI से कंफर्म करेंगे। दो फेजेस होते हैं पेरोनीज डिजीज़ के, एक तो एक्टिव फेज़ होता है और एक स्टेबलाइजेशन फेज़ होता है। एक्टिव फेज़ में बेंडिंग होती रहती है, मतलब 18 से 24 महीने तक बेंड जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन स्टेबलाइजेशन फेज़ आने पे बेंड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैनेज कैसे करेंगे? कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी यूज्ड। सर्जरी कर जा सकती है अगर ड्रग सक्सेसफुल ना हो, जिसका नाम होता है नेस्बिट प्रोसीजर फॉर पेरोनीज डिजीज। नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर बाइट्स आर टेकन ऑन द अपोजिट साइड सो दैट द बेंड गेट्स काउंटर्ड बाय द रिजल्टिंग फाइब्रोसिस ऑन द अपोजिट साइड। तो जिस साइड बेंड है ना उससे अपोजिट साइड हम सूचर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स, जिसके कारण फाइब्रोसिस होता है, जिसके कारण पेनिस में खिंचाव आता है और वो नॉर्मल स्ट्रेट हो जाता है, नेस्बिट प्रोसीजर बोलते हैं। प्रायापिज्म क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन, अगर 4 घंटे से ज़्यादा पेनिस इरेक्ट है तो उसको प्रायापिज्म बोलते हैं।
और अगर 6 घंटे से ज़्यादा अगर इरेक्शन हो जाए ना तो उससे फिर इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाता है पीनिस का। हाई फ्लो प्रायोपिज्म हो सकता है और लो फ्लो या फिर इस्कीमिक प्रायोपिज्म भी हो सकता है। इस्कीमिक या फिर लो फ्लो प्रायोपिज्म है मतलब वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, वेन से ब्लड बाहर नहीं जा रहा, कलेक्ट होता जा रहा है पीनिस के अंदर ही। हाई फ्लो प्रायोपिज्म है मतलब आर्टरीज ही ज़्यादा ब्लड लेके आ रही हैं, तो उसको हाई फ्लो बोलते हैं। कॉजेज विल बी सेकेंडरी टू ट्रॉमा के कारण आर्टरीज जो है ज़्यादा ब्लड लेके आ रही हैं, या फिर पेपावरिन इंजेक्ट कर दिया है उसके कारण आर्टरीज ज़्यादा ब्लड लेके आ रही हैं। स्पाइनल इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो गया जिसकी वजह से आर्टरीज में ज़्यादा ब्लड है। इट इज़ पेनलेस, पेन नहीं होता हाई फ्लो प्रायोपिज्म में। और जो ब्लड होगा पेनिस में उस केस में वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आर्टरीज का ब्लड है। लो फ्लो या फिर इस्केमिक प्रायोपिज्म में वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो चिल्ड्रन में ये देखने को मिलता है इस टाइप का प्रायोपिज्म। सिकल सेल अनीमिया में देखने को मिलता है और ल्यूकीमिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए क्रोनिक डिजीज़ होना ज़रूरी है या फिर चिल्ड्रन बच्चे जब वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वरना नॉर्मली प्रायोपिज्म जो है वो पेनलेस और आर्टेरियल फ्लो के कारण होता है और पेपरिन ड्रग्स वगैरह के यूज़ के कारण या स्पाइनल इंजरी ट्रॉमा के कारण एक्यूट होता है। ये पेनफुल होता है। लो फ्लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देयर। लो फ्लो प्रायोपिज्म के लिए एंजियोग्राफी करी जाती है टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे ब्लॉक है। मैनेज कैसे करेंगे, पेशेंट को सेडेट करेंगे, एड्रीनलिन और फिनाइलेफ्रिन का यूज़ करेंगे। वैसोडाइलेशन हो रखी है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवानी है। अगर ये फिनाइलेफ्रिन एड्रीनलिन का इंजेक्शन फेल कर जाए तो शंट सर्जरी करनी पड़ेगी। 2 तरह की शंट सर्जरी होती है, ग्रे हैक शंट, एक विंटर शंट। ग्रे हैक शंट में क्या होता है कि वीनस आउटफ्लो को ठीक करने के लिए हम शंट यूज़ करते हैं। सो कैवर्नो सैफिनस शंट कैन बी यूज्ड इन ग्रे हैक शंट प्रोसीजर, या फिर विंटर शंट प्रोसीजर में हम कॉर्पोरोग्लैनुलर शंट कर सकते हैं। एम्बुलाइजेशन कर सकते हैं हाई फ्लो प्रायोपिज्म में ड्यू टू फिस्टुला जो बना हुआ हो। पेनाइल कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलती है पेनिस में। ठीक है, क्रिएटिन पर्ल्स विल बी सीन। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं कुछ पेनिस की, जैसे बावन्स डिजीज़ है, इरिथ्रोप्लेसिया ऑफ क्यूयार्ट है। ये दोनों ही, इनमें क्या होता है कि रेडिस पैप्यूल्स देखने को मिलता है, सनबर्न एरिया जैसा देखने को मिलता है। अगर वो शाफ्ट पे रेडिस पैप्यूल्स दिख रहे हैं तो बावन्स डिजीज़ है, और अगर ग्लैंड्स पे दिख रहे हैं तो इरिथ्रोप्लेसिया ऑफ क्यूयार्ट। देन अनदर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन विल बी बेलेनाइटिस जीरोटिका ओब्लिटरेंस। Another pre-malignant condition will be due to an HPV infection, that is genital warts, and leukoplegia is also a pre-malignant condition. मोस्ट कॉमन जीन जो कैंसर्स में होता है वो है P53, बस्के लोवेंस्टीन ट्यूमर सिमिलर टू वेरिकस ट्यूमर। इसमें HPV इन्फेक्शन के कारण होता है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है बस्के लोवेंस्टीन ट्यूमर, आउटवर्ड ग्रो करता है और इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है। HPV इन्फेक्शन के कारण स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ग्रोज आउटवर्ड्स एंड बेटर प्रोग्नोसिस। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, फाउल स्मेलिंग, अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ, अल्सरो प्रोलिफरेटिव आउटवर्ड ग्रोइंग, फाउल स्मेलिंग। 40 to 50% केसेस में इंग्वानल लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व्ड, मेजॉरिटी आर एनलार्ज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो इन्फेक्शन के कारण एनलार्ज भी हो जाती हैं। ठीक है, डायग्नोसिस विल बी इंसिजनल बायोप्सी, अवॉइड द नेक्रोटिक एरिया, नेक्रोटिक एरिया को अवॉइड करके हम इंसिजनल बायोप्सी लेंगे। अगर लिम्फ नोड्स एनलार्ज है इन्फेक्शन के कारण तो FNA से भी करेंगे। स्टेजिंग जो है वो MRI की हेल्प से करते हैं। जैक्सन स्टेजिंग करते हैं पेनाइल कैंसर की 4 स्टेजेस में, T1 2 3 4। T1 जब स्किन इन्वॉल्व हो, T2 जब कॉर्पोरा भी इन्वॉल्व हो, T3 जब यूरेथ्रा भी इन्वॉल्व हो, और T4 जब एडजस्टेंट स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो कोई पेनिस के अलावा। मैनेज कैसे करते हैं, बावन्स डिजीज़ में इन सिटू कैंसर अगर है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, रेडिस पैप्यूल्स हैं, तो 5-फ्लोरोयूरेसिल क्रीम यूज़ करते हैं उन पैप्यूल्स के ऊपर। स्लो ग्रोइंग लीजन है जो कि ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम ग्लैंसेक्टमी कर देते हैं, लेकिन इसका हाई रिकरेंस रेट होता है। सर्जरी जो है उसमें हम 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं और 2 सेंटीमीटर का स्टंप लेते हैं और फिर काट देते हैं। ठीक है, पार्शियल पिनेक्टमी फॉर डिस्टल कैंसर्स, डिस्टल कैंसर्स के लिए पार्शियल पिनेक्टमी करते हैं, 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हैं और 2 सेंटीमीटर का स्टंप और काट देते हैं। लेकिन अगर प्रोक्सिमल कैंसर है और अगर 2 सेंटीमीटर का स्टंप अवेलेबल नहीं है तो टोटल एम्पुटेशन कर देते हैं विद पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी, यूरेथ्रा पेरिनियम में ओपनिंग दे देते हैं यूरिन के लिए। इंग्वानल लिम्फ नोड्स का क्या है कि अगर इंग्वानल लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड नहीं है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। ठीक है, बायोप्सी करेंगे, अगर एनलार्ज नहीं है तो बायोप्सी पे अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर क्लियर कर देंगे लिम्फ नोड्स को। ठीक है, लेकिन अगर एनलार्ज्ड है तो 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे क्योंकि इन्फेक्शन के कारण एनलार्ज्ड है, फिर FNAC करेंगे। फिर अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर या तो क्लियर कर देंगे लिम्फ नोड्स के, रेडियोथेरेपी दे देंगे। फर्स्ट सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी वॉज डन बाय कबाना फॉर पेनाइल कैंसर। इफ नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आ रही है तो लिम्फ नोड क्लियरेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वी विल रिटेन द लिम्फ नोड्स एंड ट्रीट द इन्फेक्टिव कोज
जिसके कारण वो एनलार्ज हो रही है। कीमोथेरेपी विल बी यूज्ड इफ लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज्ड। 5 फ्लोरोयूरेसिल कीमोथेरेपी एंड सिस्प्लेटिन कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी तब करते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जब सर्जरी पॉसिबल ना हो। इंग्वाइनल लिम्फ नोड स्टेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इज द इंग्वाइनल लिम्फ नोड स्टेटस इन बिनाइल कैंसर एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें फिर फेमोरल और इलियाक वेसल्स का इरोजन हो सकता है, हेमरेज हो सकती है, जिसके कारण डेथ हो सकती है। यूरेथ्रल कैरेंकल क्या होता है? ये एल्डरली वुमन में देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी लाइक सॉफ्ट स्वेलिंग देखने को मिलती है जो कि पेडिकुलेटेड हो सकती है। और यूरेथ्रा की पोस्टीरियर वॉल में देखने को मिलता है। हाईली वैस्कुलर होने के कारण पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ब्लीडिंग और इसकी मैनेजमेंट होगी एक्सीजन विद हेल्प ऑफ कोटरी, दैट इज यूरेथ्रल कैरेंकल। फिर फाउलर सिंड्रोम है। फाउलर सिंड्रोम पीसीओएस वाली फीमेल्स में देखने को मिलता है। फाउलर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्राइटेड यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसमें अब नॉर्मली मायोटोनिक डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उसकी टोन बढ़ गई है। सो मायोटोनिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया है, अब नॉर्मल हो गया है पीसीओएस के पेशेंट में यूरेथ्रल स्फिंक्टर का फाउलर सिंड्रोम, जिसके कारण यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, यूरिन बाहर जा नहीं पा रहा। सो देर इज़ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा। द डायग्नोसिस विल बी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, क्योंकि मसल प्रॉब्लम है। मैनेज कैसे करेंगे? या तो सेक्रल न्यूरोमोड्यूलेशन करेंगे, नर्व्स को मॉड्यूलेट करके सेक्रल से जो निकल रही है, या फिर यूरेथ्रा डायलेटेशन करेंगे जो कि इनफेक्टिव है। यूरेथ्रल डायलेटेशन इज इनफेक्टिव एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट यूरेथ्रस एंड पेनिस डिसऑर्डर्स।